हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, और फिर उसके बाद में ये पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास क्या होगी, और फिर उसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल हैविंग इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज द इनविजिबल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ विच कैन नॉट बी सीन। इनविजिबल मतलब जो कि देखी ना जा सके, ठीक है। विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉइंट मास व्हेन दैट पॉइंट मास enters in that gravitational field, then that point mass experienced gravitational force। मतलब देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक ऐसी इनविजिबल डिस्टरबेंस है। इनविजिबल मतलब जो कि देखी ना जा सके, ठीक है। हम ग्रेविटेशनल फील्ड को देख नहीं सकते, मतलब ये एक ऐसा इनविजिबल डिस्टरबेंस है जो कि क्रिएट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अराउंड इटसेल्फ। उसको एक्सपीरियंस कर सकता है कौन? पॉइंट मास। जब वो पॉइंट मास उस ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करता है तो वो पॉइंट मास ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करेगा, ठीक है। तो देखो, मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका सम मास होगा, जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो देखो इसने अपने चारों तरफ एक ऐसा इनविजिबल डिस्टरबेंस क्रिएट कर रखा है जो कि हम देख नहीं सकते। इनविजिबल का मतलब जो कि हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको कौन महसूस कर सकता है? एक पॉइंट मास m0 महसूस कर सकता है। जब ये पॉइंट मास इसके इनविजिबल डिस्टरबेंस में एंट्री करेगा, मतलब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगा, तो इस पॉइंट मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बाय दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसा इनविजिबल डिस्टरबेंस अराउंड इट जो कि देखा ना जा सके, लेकिन उसको कोई एक्सपीरियंस कर सकता है। और कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये पॉइंट मास। और जब ये पॉइंट मास इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगा ना, तो ये पॉइंट मास इस ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। कैसे? ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट मास पे ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा,
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट मास एंटर कर चुका है इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड में, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हुआ है बाय दिस ऑब्जेक्ट ऑन दिस पॉइंट मास। ठीक है, तो देखो एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा न्यूटन पर केजी क्यों होती है एसआई यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड की। ठीक है, न्यूटन पर केजी भी बोल सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या लगेगा, न्यूटन पर केजी बोलना। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज एन वेक्टर क्वांटिटी। और ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, जी ए से। ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय जी और ऊपर वेक्टर ए भी लिख सकते हो, मतलब कोई पॉइंट होगा ए। ठीक है, और कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्पेस में, कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे मान लो एक पॉइंट मास m1 यहां पे होगा, दूसरा पॉइंट मास m2 यहां पे होगा, कोई पॉइंट मास m3 यहां पे होगा, और कोई ऑब्जेक्ट यहां पे होगा जिसका मास होगा m4। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी या नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस ए पॉइंट पे, वो हो जाएगी जी ए। ठीक है, मतलब m1 पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए ऐसे आएगी, m2 पॉइंट मास की वजह से ऐसे आएगी, m3 पॉइंट मास की वजह से ऐसे आएगी, m4 पॉइंट मास की वजह से ऐसे आएगी। यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन चारों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको जी ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखो अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तो देखो मान लो ये एक पॉइंट मास है m। ठीक है, r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है a। ठीक है, इस पॉइंट मास से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है a। तो इस पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस a पॉइंट पे, उसको कैसे डिफाइन किया गया। तो कैसे डिफाइन किया गया, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट मास m एट पॉइंट a। मान लो यहां पे एक टेस्ट मास है, टेस्ट मास मतलब बहुत छोटा मास, बहुत ही छोटा मास, और वो टेस्ट मास इस a पॉइंट पे रखा हुआ है, m नोट टेस्ट मास। टेस्ट मास का यूज क्यों कर रहा हूं, मतलब बहुत छोटा मास का यूज क्यों कर रहा हूं मैं यहां पे, टेस्ट मास का यूज क्यों कर रहा हूं, ताकि ये टेस्ट मास इस पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। तो टेस्ट मास m नोट यूज्ड, मतलब बहुत छोटा मास यूज किया गया है, सो दैट दिस टेस्ट मास
डू नॉट डिस्टर्ब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस पॉइंट मास। मतलब देखो यहां पे टेस्ट मास क्यों रखा मैंने, मतलब एक बहुत ही ज्यादा छोटा मास, मतलब मास तो है लेकिन टेंस टू जीरो है, एम नोट टेंस टू जीरो है। यहां पे एक बहुत छोटा मास क्यों रखा मैंने, तो देखो चाहे जितना भी छोटा मास हो उसकी भी समथिंग ग्रेविटेशनल फील्ड होगी आसपास, इस ए पॉइंट के आसपास, बिल्कुल सही है। और एम पॉइंट मास की तो होगी ही ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट। तो अगर मैं बहुत छोटा टेस्ट मास रखूंगा मैं यहां पे ए पॉइंट पे, तो होगा क्या, इस टेस्ट मास की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी अराउंड पॉइंट ए वो बहुत वीक होगी, बहुत वीक है। उससे क्या होगा, ये टेस्ट मास इस पॉइंट मास m की ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पे बहुत छोटा मास रखा गया है, उसी को बोलते हैं टेस्ट मास, मतलब m नोट टेंस टू जीरो, ठीक है। जीरो नहीं है लेकिन जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है, 0.000000001 kg ऐसा कुछ, ताकि ये इस पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए टेस्ट मास का यूज किया गया है। तो अब देखो इस पॉइंट मास m की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी एट ए पॉइंट, उसको कैसे डिफाइन किया गया। तो देखो यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस पॉइंट मास m की वजह से इस टेस्ट मास m नोट पे ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और कितना आएगा, जी एम नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही आएगा, बिल्कुल सही है। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट मास m, उसको कैसे डिफाइन किया गया, इज इक्वल टू, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए मैंने ऊपर वेक्टर लगाया है, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस टेस्ट मास डिवाइडेड बाय दिस टेस्ट मास m नोट, और ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और मान लो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है n कैप, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा इस टेस्ट मास m नोट पे बाय दिस m पॉइंट मास, वो क्या हो जाएगा, जी m नोट आर स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर n कैप। तो इस a पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस m पॉइंट मास वो कैसे डिफाइन किया गया, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस पॉइंट मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस टेस्ट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इन वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस टेस्ट मास m नोट, ऐसे डिफाइन किया गया। और ये टेस्ट मास है तो इसका मतलब लिमिट m नोट टेंस टू जीरो, ठीक है, ये क्या है लिमिट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट लग गई ना m नोट टेंस टू जीरो, इसका मतलब एक तरह से m नोट टेस्ट मास है इसीलिए लिमिट लगी है। और टेस्ट मास का यूज क्यों किया मैंने यहां पे, टेस्ट मास मतलब एक ऐसा मास जिसका मास बहुत छोटा है, और टेस्ट मास क्यों यूज किया, ताकि ये टेस्ट मास इस m पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट A को डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि कितना भी छोटा पॉइंट मास रख लो यहाँ पे, जैसे टेस्ट मास रख दिया मैंने, उसकी खुद भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, लेकिन ये
अगर टेस्ट मास हुआ मतलब m नॉट टेंस टू 0, मतलब ये मास बहुत छोटा है, इतना छोटा सोच भी नहीं सकते, तो इसकी खुद की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी अराउंड ए पॉइंट वो बहुत वीक होगी। तो ऐसे में ये टेस्ट मास इस m पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जी एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर और डिवाइडेड बाय एम नोट, तो एम नोट से एम नोट कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया जी एम बाय में आर स्क्वायर एन कैप। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास m एट ए पॉइंट वो ऐसे आएगी, और कितनी आएगी जी एम बाय में आर स्क्वायर, और इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यूनिट वेक्टर लगाना जरूरी। तो पॉइंट मास m की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए, और ये ए पॉइंट इस m पॉइंट मास से कितनी दूर है, r डिस्टेंस दूर। ठीक है, तो इस a पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस m पॉइंट मास कितनी आएगी जी एम बाय आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या आएगी इस पॉइंट मास की तरफ। ठीक है, तो एक तरह से मैं यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। मतलब अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो 1 kg मास पे, मतलब पर यूनिट मास का मतलब 1 kg मास, 1 kg मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी आएगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है, मतलब एक तरह से 1 kg मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास है ना, तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड की, न्यूटन पर केजी, ये हो जाएगी एसआई यूनिट, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन पर केजी बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूटन पर केजी बोल दो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो न्यूटन पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही निकल के आएगा, देख लो न्यूटन पर केजी। न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी से केजी कैंसिल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना, लेकिन बोलने में न्यूटन पर केजी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखो अब ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या होंगी इस पॉइंट मास की, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ये पॉइंट मास है m, यही वाला। ठीक है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आएंगे। ठीक है, इनवर्ड और स्फेरिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक देख सकते हो, और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इनवर्ड हैं, अंदर की तरफ है ना, और स्फेरिकल सिमेट्रिक हैं और इनवर्ड। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या बताती हैं, जहां पे क्लोजनेस ऑफ दीज फील्ड लाइंस
ज्यादा होगी ना, मोर क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस या ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की क्लोजनेस जितनी ज्यादा होगी, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो इस पॉइंट मास के नजदीक देखो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कितनी क्राउडेड हैं, मतलब कितनी क्लोज हैं। दूर जाते जाओगे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की क्लोजनेस कम होती जाएगी। तो जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी ही ज्यादा मिलेगी, मतलब मोर विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। तो देखो इस ए पॉइंट पे इस एम पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आई वो ये आई, वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल है, तभी तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाया है एन कैप। तो इस ए पॉइंट पे इस एम पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? बस ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड, और वो इतना हो जाएगा gm/r²। तो जैसे दूर जाते जाएंगे आर बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, दूर जाते जाएंगे आर बढ़ता जाएगा। तो जो क्लोजनेस है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, वो कम होती जाएगी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। नज़दीक आते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस मोर क्राउडेड हैं, मतलब मोर क्लोज हैं, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के जो टेंजेंट होती है ना, वो क्या देती है? डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। टेंजेंट टू ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट पे, जैसे यहां पे ये ए पॉइंट है, ठीक है, इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन ऐसे है ना, तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे ही आएगी टुवर्ड्स पॉइंट मास एम। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉइंट मास की तरफ ही होगी, सही बात है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी पॉइंट पे, मतलब किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो अब देखो एक बिल्कुल अलग बात जो कि बहुत जरूरी है। मान लो कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट मास हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ड्यू टू सम मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो सकता है, कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस ए पॉइंट पे मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे है GA, ठीक है, ऐसे आई, तो इस ए पॉइंट पे मान लो कोई मास रखा हुआ है m0, ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये टेस्ट मास हो, ठीक है, ये m0 मास कितना भी ज्यादा हो सकता है, कितना भी कम हो सकता है। ड्यू टू सम में मास डिस्ट्रीब्यूशन ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आई GA, और इस ए पॉइंट पे m0 मास रखा हुआ है, तो जो इस m0 मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग ही आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए
ड्यू टू सम मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे जी ए गिवन है और यहाँ पे एम नोट मास रखा हुआ है ए पॉइंट पे ही, तो इस एम नोट मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा एफ, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग ही एक्ट करेगा और कितना हो जाएगा एम नोट इंटू में जी ए। तो जी ए की एम नोट से मल्टीप्लाई क्यों की? देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट पॉइंट, पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है वो क्या हो जाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। और वहां पे एम नोट मास रखा हुआ है, तो उस एम नोट मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट करेगा? एम नोट इंटू में जी ए। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करेगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग एक्ट करेगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल या ड्यू टू यूनिफॉर्म होलोस्फेयर भी बोल सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म होलोस्फेयर या ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हो और होलोस्फेयर भी बोल सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल या यूनिफॉर्म होलोस्फेयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मान लो एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है। ठीक है, रेडियस कितनी है? कैपिटल आर गिवन। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल का मास वो एम गिवन है। और देखो यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है या ये यूनिफॉर्म होलोस्फेयर है, वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, केवल इस कर्व्ड सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड। मतलब मान लो एक ए पॉइंट है जो कि इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के सेंटर से कितनी दूर है? आर डिस्टेंस दूर। ठीक है, तो इसको याद करना होगा। इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की वजह से इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी जी ए, ऐसे आएगी डायरेक्शन, और ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए, और ए क्या है? आउटसाइड। मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल जी ए, इसको याद रखना होगा। ये कितना हो जाएगा? जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस है ऑन सरफेस, मतलब जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। यही यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है या यूनिफॉर्म होलोस्फेयर, मास m, रेडियस r, और अब ए पॉइंट जो है ना वो कहां पे है? इसके सरफेस पे,
मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे जो ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी टूवर्ड सेंटर जी ए, वो कितनी हो जाएगी, जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड टूवर्ड सेंटर आएगी और यहां पे जो ए पॉइंट है आउटसाइड है, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी टूवर्ड्स सेंटर आएगी। अब थर्ड केस है इनसाइड, मतलब जब स्मॉल r कैपिटल R से कम हो। अगेन वही यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल या यूनिफॉर्म होलोस्फेयर, मास m, रेडियस r। अब ए पॉइंट यहां पे है, सेंटर से कितनी दूर, स्मॉल r डिस्टेंस दूर, और स्मॉल r कैपिटल R से कम है, दिखाई भी दे रहा है, तभी तो ए पॉइंट इनसाइड होगा। तो देखो ये होलोस्फेयर है, अंदर से खाली है, मास केवल इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ये याद रखना होगा, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस स्मॉल r, वो क्या बनेगा, तो देखो यहां पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो देखो व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आउटसाइड, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड आई है ए पॉइंट पे जी ए, वो कितनी, जी एम बाय R स्क्वायर, सही है। और जो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड आई है वो आई है जी एम बाय कैपिटल R स्क्वायर, सरफेस पे। सरफेस मतलब जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। और इनसाइड अगर बात करूं, मतलब जब स्मॉल r कैपिटल R से कम है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड आई है वो क्या आई है, 0, दिखाई दे रहा है 0, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ था, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस r। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये ध्यान रहे। अब हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, पर उसमें ये बात ध्यान रहे इसका यूज होगा, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल का ही डेरिवेशन का यूज होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है आउटसाइड, सरफेस पे, इनसाइड, वो हमें पता होना चाहिए, मतलब इसका पता होना चाहिए, तो आगे इसी का यूज होना है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। जैसे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हमारी अर्थ भी है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। मेरे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होगा जिसकी रेडियस कैपिटल R, ठीक है, और मास m, और ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड दिस, मतलब वो वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब देखो जो सबसे पहला केस बनेगा आउटसाइड, मतलब एक ए पॉइंट होगा यहां पे, ठीक है, आउटसाइड, और जो कि सेंटर से कितना दूर है, स्मॉल r डिस्टेंस दूर।
तो इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ऐसे जी ए टुवर्ड सेंटर, डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड सेंटर, और ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वो क्या होगा जी ए। तो ये जी ए फाइंड आउट करना है, मतलब जो ये ए पॉइंट है आउटसाइड, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है, मतलब जी ए। तो अब देखो एक क्या मान लो, शेल मान लो जिसकी रेडियस कितनी है x और थिकनेस dx, ठीक है। ये शेल मान ली मैंने, शेल से मिलके बनी हुई है ना ये सॉलिड स्फीयर। तो अब देखो इस शेल का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, m बाय में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में इस शेल का वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, ये हम जानते हैं 4πx² dx, ठीक है। तो dm कितना आया, देखो 4π से 4π कैंसल, तो ये कितना आया 3mx² dx डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। और देखो इस शेल की वजह से जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस ए पॉइंट पे DGA, वो क्या हो जाएगी इस शेल की वजह से, केवल इस ए पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड DGA, वो क्या हो जाएगी G dm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पीछे यही तो पढ़ा था, शेल की वजह से आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पे शेल का मास क्या है dm वेरी स्मॉल, ठीक है। तो DGA ये किसके बराबर होगा G dm बाय आर स्क्वायर। dm की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ठीक है, G बाय में आर स्क्वायर और इनटू में dm कितना है 3mx² dx डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर क्यूब x² dx। तो अब देखो इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ऐसे GA, वो क्या हो जाएगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, वो क्या हो जाएगी 3gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर क्यूब इंटीग्रेशन x² dx। x को कहां से कहां तक वेरी करो जिससे कि ये सॉलिड स्फीयर कंप्लीटली कवर हो जाए 0 से कैपिटल R, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैपिटल R क्यूब x³ बाय 3, और x³ यहां पे R क्यूब हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 से 3 कैंसल, R³ से R क्यूब, तो ये कितना आ गया gm बाय आर स्क्वायर, gm बाय स्मॉल आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इतना आ गया। तो अब देखो सेकंड केस, ऑन सरफेस, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करेंगे। रेडियस कैपिटल R, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, मास m यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, और ये A पॉइंट है सरफेस पे। तो इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी GA, ठीक है। तो सरफेस मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R,
सही बात है। तो यहां पे स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो बस, तो जी ए वो क्या आ जाएगी, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब निकालते हैं इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर, मतलब जब स्मॉल आर कैपिटल आर से कम होगा। ये मेरी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके वॉल्यूम में, ठीक है, और रेडियस आर है। तो अब देखो एक ए पॉइंट है अंदर की तरफ, सेंटर से कितना दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तभी तो इनसाइड होगा। तो इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी अंदर की तरफ जी ए, वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टुवर्ड सेंटर जो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी जी ए, वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, एक स्फेरिकल शेल मान के चल रहा हूं, क्या एक स्फेरिकल शेल मान के चल रहा हूं मैं यहां पे, कितनी रेडियस की, एक्स रेडियस की, और थिकनेस कितनी, dx, वेरी स्मॉल, ठीक है, शेल मान के चल रहा हूं मैं ये। तो अब देखो जो शेल्स होंगी इस ए पॉइंट के बाहर की तरफ, देखो जैसे ये शेल होगी, मतलब जब x स्मॉल r से ज्यादा होगा, ठीक है, वो उस शेल के तो अंदर आ गया ये ए पॉइंट। तो जो शेल्स होंगी जिनकी रेडियस x स्मॉल r से ज्यादा होगी, उनकी वजह से जो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो क्या आएगी, 0। तो जो शेल्स होंगी जिनकी रेडियस x 0 से बड़ी होगी और स्मॉल r तक होगी, तो केवल उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ना इस ए पॉइंट पे। देखो समझो, ये जो ए पॉइंट है ये इस सॉलिड स्फीयर के अंदर है और सेंटर से कितनी दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर। तो कुछ शेल्स होंगी ना जो कि जिनकी रेडियस स्मॉल एक्स स्मॉल आर से भी ज्यादा होगी, तो उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, उन शेल्स की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इस ए पॉइंट पे 0 हो जाएगी, क्योंकि ये ए पॉइंट उन शेल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड किन शेल्स की वजह से होगी, जिन शेल्स की जो रेडियस है एक्स 0 से लेके स्मॉल आर तक होगी। तब क्या होगा, ये ए पॉइंट उन शेल्स के बाहर रहेगा या सरफेस पे रहेगा, ठीक है। तो जो शेल्स होंगी जिनकी रेडियस एक्स स्मॉल आर से ज्यादा होगी, उन शेल्स की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट वो क्या आएगी, 0, ठीक है। जो शेल्स जिनकी रेडियस x स्मॉल r से भी ज्यादा होगी, तो ये ए पॉइंट तो उन शेल्स के अंदर आ जाएगा, उन शेल्स की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, 0। लेकिन जो शेल्स होंगी जिनकी रेडियस x 0 से ज्यादा होगी और स्मॉल r के बराबर या उससे कम होगी, तो ये ए पॉइंट आउटसाइड रहेगा ना उन शेल्स के। जैसे ये शेल होगी तो यहाँ पे शेल की रेडियस स्मॉल r से कम ही है, और ये ए पॉइंट इस शेल के आउटसाइड भी है, ठीक है। तो उन शेल्स की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। तो किन शेल्स की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, जिन शेल्स की जो रेडियस होगी x वो 0 से ज्यादा हो
और स्मॉल आर के बराबर या उससे कम हो। ठीक है, तो देखो मैंने एक शेल मान ली जिसकी रेडियस x है और थिकनेस क्या है dx, dx वेरी स्मॉल। तो इस शेल का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm इतना ही आएगा, इसी का यूज करते हुए मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू में वॉल्यूम ऑफ दिस शेल 4πx² dx, तो इतना ही आएगा dm 3mx² dx डिवाइडेड बाय कैपिटल R3। ठीक है, तो इस शेल की वजह से इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे वो क्या आएगी DGA वेरी स्मॉल, क्योंकि ये A पॉइंट इस शेल के आउटसाइड है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी और वेरी स्मॉल आएगी। इस शेल की वजह से इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी स्मॉल आएगी और DGA वो क्या होगी G dm डिवाइडेड बाय R², ऐसा ही तो होगा। और ये क्या आएगा, इतना आएगा 3gmx² dx डिवाइडेड बाय स्मॉल r² कैपिटल R3। तो इस A पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर GA वो क्या हो जाएगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन DGA क्या हो जाएगा GA, तो ये क्या हो जाएगा 3gm डिवाइडेड बाय R² कैपिटल R3 इंटीग्रेशन x² dx। x देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, अप्लाई 0 से लेके स्मॉल r तक, 0 से लेके स्मॉल r तक। ठीक है, क्योंकि वो शेल्स जिनकी रेडियस x 0 से ज़्यादा है और स्मॉल r तक है, उन्हीं की वजह से इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। और जो सेल्स होंगी जिनकी रेडियस स्मॉल r से ज़्यादा होगी, तो ये A पॉइंट उन सेल्स के तो अंदर आ जाएगा, तो उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी 0। इसलिए x को 0 से स्मॉल r तक लिया गया है, 0 टू स्मॉल r। तो ये क्या हो जाएगा 3gm स्मॉल r² कैपिटल R3 इंटीग्रेट करो x³ डिवाइडेड बाय 3 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा स्मॉल r3, 3 से 3 कैंसिल, r² से R3 कैंसिल हो जाएगा r पे, तो ये कितना आ गया gm स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R3। ठीक है, gm स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R3। तो ग्रेविटेशनल फील्ड GA वर्सेस डिस्टेंस ऑफ A पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, ग्राफ क्या आएगा, तो देखो जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी मैक्सिमम, और कितनी gm बाय R², gm बाय कैपिटल R², मतलब सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगी और बाहर कुछ ऐसे डिक्रीज करेगी जैसे स्मॉल r बढ़ेगा और अंदर ऐसे होगी। सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी 0। फॉर r लेस देन कैपिटल R, मतलब इनसाइड बात करूं तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आई, इतनी आई टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, तो उसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा y = mx और पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी 0, और जैसे हम सेंटर की तरफ सेंटर से दूर जाएंगे सरफेस की तरफ तो स्मॉल r बढ़ता जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी बढ़ती जाएगी, लीनियरली बढ़ेगी। तो जब हम सरफेस पे आएंगे, जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी मैक्सिमम gm बाय कैपिटल R², और फिर आउटसाइड जाएंगे स्मॉल r और बढ़ता जाएगा ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ग्रेविटेशनल फील्ड घटती जाएगी।
और जब r इनफाइनाइट हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, 0। अब हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल हैविंग इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2। यूनिफॉर्म शेल जिसकी इनर रेडियस कैपिटल R1 होगी, आउटर रेडियस कैपिटल R2 होगी, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल हैविंग inner radius capital R1 and outer radius capital R2। ठीक है, और मास कितना होगा, टोटल मास m। तो मेरे पास एक यूनिफॉर्म शेल है जिसकी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। ठीक है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। ठीक है, तो देखो यहां पे यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अंदर तो ये कैविटी है, ये क्या है, कैविटी, और यहां पे इस वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, और टोटल मास m। तो सबसे पहले मैं आउटसाइड एट ए पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करूंगा। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी टुवर्ड्स द सेंटर, और कितनी आएगी, GA, ये मुझे फाइंड आउट करना होगा। और मान लो ये ए पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, स्मॉल r डिस्टेंस दूर। ठीक है, और आउटसाइड फाइंड आउट करूंगा मैं सबसे पहले, मतलब एक ए पॉइंट है जो कि आउटसाइड है, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R2। तो अब देखो मैं क्या मानूंगा, एक स्फेरिकल शेल मानूंगा। ठीक है, ये मैंने स्फेरिकल शेल मान ली, ये स्फेरिकल शेल से ही तो मिलके बनी हुई है। ये रेडियस वेरीज फ्रॉम कैपिटल R1 टू कैपिटल R2, और मैंने स्फेरिकल शेल मान ली जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल x, और थिकनेस वेरी स्मॉल dx। ठीक है, तो अब देखो इस एलिमेंटल शेल का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या आएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटू में इस एलिमेंटल सेल का वॉल्यूम 4πx² dx। ठीक है, तो dm कितना आया देखो, 4π से 4π कैंसिल, तो ये आया 3mx² dx डिवाइडेड बाय R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, इतना आया। और देखो ये जो ए पॉइंट होगा सभी शेल्स से आउटसाइड होगा, जो शेल्स होंगी जिनकी रेडियस R1 से R2 तक लाई करेगी, तो सभी शेल्स से बाहर ही तो है ये ए पॉइंट। ठीक है, तो ये जो मैंने एलिमेंटल शेल मानी है जिसकी रेडियस x है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ऐसे आएगी, कितनी, DGA टुवर्ड्स सेंटर।
और इस शेल के भी आउटसाइड है ए पॉइंट। इनफैक्ट क्या होगा, सारी शेल्स के आउटसाइड होगा ये ए पॉइंट। तो इस एलिमेंटल शेल की वजह से इस ए पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डी जी ए, वो क्या आएगी, जी डी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सही बात है, यही तो आएगी। डी एम की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ठीक है। तो जी बाय में आर स्क्वायर इंटू में डी एम, मतलब 3m एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक है। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी जी ए। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो 3gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैपिटल R2 क्यूब माइनस कैपिटल R1 क्यूब और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और x की लिमिट कैपिटल R1 से कैपिटल R2, तो ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाय में 3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब और एक्स क्यूब बाय में 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, तो R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब से R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, जी एम बाई आर स्क्वायर आ गया। ये आ गया जी एम बाय में आर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड केस, सरफेस पे, ऑन सरफेस, मतलब जब स्मॉल आर कैपिटल R2 के बराबर होगा। अंदर कैविटी है, कितनी रेडियस की कैविटी है, कैपिटल R1। ये क्या है, कैविटी, यही तो है। मास यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ए पॉइंट सरफेस पे आ गया, मतलब स्मॉल आर किसके बराबर होगी, कैपिटल R2 के बराबर। तो ये जो ए पॉइंट सरफेस पे आया है, इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल हैविंग इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। तो इस ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। और ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जी ए, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ए पॉइंट जो कि सरफेस पे आया है, तो इस ए पॉइंट पे मतलब सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी, स्मॉल आर को क्या पुट कर दो, कैपिटल R2, जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल R2 स्क्वायर, ठीक है। अब आओ अंदर, इनसाइड, मतलब जब स्मॉल आर कैपिटल R1 से ज़्यादा होगा और कैपिटल R2 से कम होगा, इनसाइड मैटेरियल, मैटेरियल के अंदर आओ, मतलब यहां पे जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो देखो ये कैविटी है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R1, और यहां पे यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आउटर रेडियस क्या है, R2, ठीक है। अब ए पॉइंट यहां पे है, कितनी दूर सेंटर से, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, और स्मॉल आर R1 से ज्यादा है और कैपिटल R2 से कम है, मतलब इनसाइड मटेरियल है ये ए पॉइंट, ठीक है।
तो इस ए पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी टुवर्ड्स द सेंटर जी ए, वो फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो अब देखो मैं एक एलिमेंटल शेल मान के चल रहा हूं। क्या एलिमेंटल शेल, एलिमेंटल स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस क्या है x और थिकनेस dx, वेरी स्मॉल। तो देखो जो शेल्स होंगी जिनकी रेडियस x स्मॉल r से ज्यादा होगी, बिल्कुल होंगी शेल्स जिनकी रेडियस स्मॉल r से ज्यादा होगी। तो ये ए पॉइंट तो उन शेल्स के अंदर आ गया। तो उन शेल्स की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। कौन सी शेल्स की वजह से, जिन शेल्स की रेडियस स्मॉल r से ज्यादा होगी उन शेल्स की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी जीरो, क्योंकि ये ए पॉइंट तो उन शेल्स के अंदर आ जाएगा। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड किन शेल्स की वजह से होगी, जिन शेल्स की रेडियस कैपिटल R1 से ज़्यादा होगी और स्मॉल r से कम होगी या स्मॉल r के बराबर या उससे कम होगी। तो x कैपिटल R1 से ज़्यादा होगा और स्मॉल r के बराबर या उससे कम होगा। तो जिन शेल्स की रेडियस x कैपिटल R1 से ज़्यादा होगी और स्मॉल r के बराबर या उससे कम होगी, उन्हीं शेल्स की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, ये ए पॉइंट उन शेल्स के आउटसाइड हो जाएगा, देख सकते हो। और जो शेल आएगी जिसकी रेडियस स्मॉल r होगी, ए पॉइंट उस शेल के सरफेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो एलिमेंटल शेल मानी है x रेडियस की और dx थिकनेस की, इस एलिमेंटल शेल का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm इतना ही आएगा, 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब इंटू में 4 पाई एक्स स्क्र dx, किसके बराबर हो जाएगा 3m एक्स स्क्र dx डिवाइडेड बाय r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। ठीक है, और इस ए पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंटल शेल, ऐसे जो आएगी dGA, वो क्या हो जाएगी g dm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सही बात है। और ये कितनी आएगी, dm की वैल्यू यहां पे पुट कर देना, तो ये आ जाएगी 3gm एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R2 क्यूब माइनस कैपिटल R1 क्यूब। और अब इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है GA टुवर्ड्स द सेंटर। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो GA किसके बराबर आ जाएगा 3gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। x देखो कहां से कहां तक वेरी होगा, कैपिटल R1 से लेके स्मॉल r तक। ठीक है, तो यहां से GA की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इंटीग्रेट करोगे एक्स क्यूब बाय में 3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आएगी gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कैपिटल R2 क्यूब माइनस कैपिटल R1 क्यूब इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब स्मॉल r क्यूब माइनस कैपिटल R1 क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगी। ये तो आ गई इनसाइड मटेरियल, मतलब जब स्मॉल r कैपिटल R1 से ज्यादा हो और कैपिटल R2 से कम हो। और अब एक फोर्थ केस है इनसाइड कैविटी। इनसाइड कैविटी मतलब स्मॉल r
कैपिटल R1 से कम हो या कैपिटल R1 के बराबर या उससे कम हो, बात एक ही है, इनसाइड कैविटी। तो अब देखो ये कैविटी है जिसकी रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2, ठीक है। तो ये कैविटी होगी ना, मास तो यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ए पॉइंट है जो कि इस कैविटी के अंदर है, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R1 और लेस देन R1, ठीक है। तो देखो ये जो शेल्स होंगी, बहुत सारी शेल्स से मिलके बना हुआ है ना ये, जिन सेल्स की रेडियस कैपिटल R1 के बराबर और कैपिटल R1 से ज़्यादा और कैपिटल R2 से कम होगी, बहुत सारी शेल्स से मिलके बनी हुई है ना ये जो मेरा यूनिफॉर्म शेल है जिसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2, ये बहुत सारी शेल्स से मिलके बना हुआ है। तो ये ए पॉइंट तो उन सभी शेल्स के अंदर ही आ गया, ए पॉइंट तो इनसाइड हो गया ऑफ ऑल शेल्स। ए पॉइंट कैविटी के अंदर है ना, तो सभी शेल्स के अंदर होगा ना ये ए पॉइंट। तो सभी शेल्स की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस ए पॉइंट वो क्या हो जाएगी, 0। और ये ए पॉइंट इनसाइड कैविटी है, ठीक है। तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं GA वर्सेस R। ये क्या ग्राफ आएगा, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R2, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R1। तो जब स्मॉल r कैपिटल R2 से ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे डिक्रीज होगी एज r इंक्रीजेज, ठीक है। और अच्छे से बनाऊं तो कुछ ऐसे डिक्रीज होगी। और जब स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल R2 के बराबर, मतलब सरफेस पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी, Gm बाय में R2 स्क्वायर। अब आओ मटेरियल के अंदर, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इनसाइड मटेरियल। और अब आओ कैविटी में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो ये तो क्या है, आउटसाइड, और ये ऑन सरफेस, और ये मटेरियल के अंदर, और ये कैविटी में, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा।